To Vyas IAS. So today is your day 13 of Mission UPSC 2027. आई होप आप लोगों ने इससे पुराने टारगेट्स जो भी थे हमारे पॉलिटी क्लास 6 के वो कंप्लीट करे होंगे और इवन चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया होगा हमारा पॉलिटी 7th क्लास का, इसका नाम था इनइक्वालिटी ऑन इक्वालिटी इस चैप्टर में हमने देखा था, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ ले लेते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें कि ऑल 18+ एडल्ट्स आर अलाउड टू वोट, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, सबको अलाउ है कि वो वोट कर सकते हैं। एंड एवरी अडल्ट हैज़ 1 वोट, हर एक पर्सन के पास एक वोट है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। तो ये चीज़ भी हमने देखी थी, पर हमने ये भी देखा था कि कहीं ना कहीं तरीके से अभी भी इनइक्वालिटीज़ होती है। जैसे कास्ट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। इनइक्वालिटीज़ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिग्निटी वॉयलेट होती है, लोगों की डिग्निटी यानी कि लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, इस तरीके से पूरी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये रिकॉग्नाइज़ करता है कि हर एक बंदा इक्वल माना जाए, एवरी पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे कास्ट कोई भी कास्ट का हो, कोई भी रिलीजन्स का हो, कोई भी ट्राइब से बिलोंग करता हो, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके अंदर हो, कैसा भी बैकग्राउंड हो, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, डजंट मैटर, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। बट हालांकि इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है कई जगहों पे, बट ये लॉ हमें कहती है कि यार इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, लॉज काफ़ी लॉज ऐसी आती है जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है लोगों को डिस्क्रिमिनेशन से और इल ट्रीटमेंट से, ठीक है, जिससे कि लोगों की डिग्निटी की वैल्यू की जाए। अब बहुत सारे प्रोविजंस लाए जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि बहुत सारे प्रोविजंस लाए भी गए हैं कि एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, जितने भी लोग हैं सब इक्वल है बिफोर द लॉ, किसी भी पर्सन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर पर्सन के पास एक्सेस होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस का, कि पब्लिक प्लेसेस कोई भी हो, वॉशरूम्स हो, प्लेग्राउंड्स हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, सबका पास एक्सेसिबल होना चाहिए। वेल्स हो, रोड्स हो, इवन बाथिंग गार्ड्स हो, सब कुछ एक्सेसिबल होना चाहिए। अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 तरीके हैं जिसमें गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि यार इक्वालिटी लाने की कोशिश करे। पहला तो लॉ के थ्रू लाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा होता है कुछ स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन सी लॉज लाने की कोशिश करें, कौन कौन सी स्कीम्स आपके बुक में आपने देखा होगा, नहीं डिस्क्राइब किया, बस बताया गया है कि इंडिया में बहुत सारी तरीके की लॉज हैं, बहुत सारी तरीके की स्कीम्स है जो इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करता है। तो ये लॉ और स्कीम्स जो है हम प्रो लीप में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए ये प्रो लीप सीरीज़ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बुक्स में नहीं गिवन वो हम अलग से पढ़ते हैं। तो प्रो लीप सीरीज़ के लिए जो आ जाएगी या मोस्ट प्रोबेबली कल आएगी, उसके लिए आप फॉलो रखिए। ठीक है, अब इसमें एक स्कीम के बारे में मेंशन किया गया था, आपने देखा होगा चैप्टर में, मिड डे मील स्कीम, जो कि तमिलनाडु ने सबसे पहले लागू करी थी अपने स्कूल में। मिड डे मील स्कीम, जिसमें स्टूडेंट्स को क्या करा जाता था, लंच दिया जाता था। ठीक है, जिससे कि वो घर ना जाए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता था कि घर जाते थे तो खाना ही नहीं, मतलब वापस ही नहीं आते थे, अटेंडेंस की कम हो जाती थी। तो इस स्कीम से यही फ़ायदा हुआ कि अटेंडेंस काफ़ी अच्छी रही। ठीक है, पुअर चिल्ड्रंस को हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और इवन दलित ये प्रेजुडिस जो है, कास्ट प्रेजुडिस, वो कम हो। क्योंकि अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, कोई भी तरीके का बच्चा हो, सब एक साथ लंच करते थे। और इवन लंच जो बनवाया जाता था वो यूजुअली दलित वुमेन से बनवाया जाता था। तो काफ़ी चीज़ें इसमें बेनिफिट किया, काफ़ी चीज़ें थी जिसमें मिड डे मील स्कीम ने हेल्प करी। बट स्टिल हमने देखा है कि कहीं कहीं जगहों पे इनइक्वालिटीज़ होती है। वो रीज़न यही है कि लोगों का एटीट्यूड चेंज नहीं होता, लोगों के अभी भी एटीट्यूड चेंज होने में टाइम लगता है। ठीक है, एटीट्यूड बनाने में तो ठीक है बन गया, बट चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इवन सबको पता है कि लॉ मना करती है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, बट फिर भी लोग करते हैं। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरा बंदा हमारा इन्फीरियर है। ठीक है, तो इस वजह से तो इक्वालिटी अचीव करना एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। तो कोई भी कंट्री हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही प्रॉब्लम हो। इवन दो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, फिर भी हम फेस करते हैं, बट ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी डेमोक्रेटिक होने के बाद भी इनइक्वालिटी है। ठीक है, जैसे आपने बुक में देखा होगा, एग्जांपल दे रखा है, रोज़ा पार्क विमेन थी एक, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन विमेन थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने वाइट मैन को सीट देने से मना कर दिया था, ऐसा हमने देखा था ना। तो उसके पीछे एगिटेशंस वगैरह, लड़ाई वगैरह हुई। ठीक है, और उस मूवमेंट का नाम भी फिर सिविल राइट मूवमेंट रख दिया था, जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड करा इस सिविल राइट मूवमेंट ने। ठीक है, एम यही था कि यार जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है यूएस के अंदर एंड हो जाए। जैसे अलग अलग स्कूल्स होते थे, वाइट के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग, अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अलग, तो अब सब कुछ एक जैसा कर दिया, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यूएसए में 1950 में ये स्टार्ट हुआ था, और बाद में ये सिविल राइट मूवमेंट बंद कर दिया, जिसमें प्रोहिबिट कर दिया डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन्स। ठीक है, ये चीज़ हमने को देखने को मिली। फिर हमने आर्टिकल 15 के बारे में देखा थोड़ा सा, कि आर्टिकल 15 क्या कहता है।
आर्टिकल 15 हमने देखा क्या कहता है कि प्रोहिबिट करता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि किसी भी बंदे को रिलीजन वाइज डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इवन कोई भी शॉप्स वगैरह पब्लिक प्लेसेस में भी उसको मना नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमने देखी राइट्स ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, डिसेबल पीपल के लिए, PW के लिए, पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, जिसमें हमने देखा कि जो भी लोग डिसेबल्ड होते हैं उनके पास भी इक्वल राइट्स है। गवर्नमेंट को उनके लिए भी इनिशिएटिव लेने चाहिए कि उनका भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो, उनके लिए रैंप बनाने चाहिए कि उनको अगर पब्लिक प्लेसेस में दिक्कत है तो उनके लिए रैंप बने हुए हो। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी थी, ठीक है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है जो कि है चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ा होगा। इसमें स्टोरी समझाई है दो लोगों की, किस तरीके से वो एक काफ़ी रिच थे और एक काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थे, तो कैसे उनको पब्लिक हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अलग अलग सर्विसेज मिली, अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट मिला। तो एक बार देख लेते हैं चैप्टर में क्या नोट्स इसमें से निकल के आए। हालांकि ये बहुत ही जेनरिक चैप्टर है, मतलब इसको सिर्फ पढ़ के भी आप एक बार नोट्स की नीड भी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि नोट्स मिले, बट स्टिल हम लोगों को थोड़ा सा देखना है, तो हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा नोट्स बना लिया कि आप लोग एक बार रीड कर सकें ये चीज़ें काम की थी। कि हेल्थ केयर इन इंडिया इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल, while the constitution supports a view that right to health is an aspect of our fundamental rights, its provisioning is rather unequal। बहुत अच्छी लाइन है कि यार इंडिया में आज भी ऐसा है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी सबके पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि हमारी फंडामेंटल राइट है कि हमें राइट टू हेल्थ हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि हमें अच्छा स्वस्थ रहना हमारी एक राइट्स है, बट स्टिल इट्स प्रोविजनिंग इज़ रादर अनइक्वल, कि किस तरीके से अवेलेबल है वो आज भी अनइक्वल है, बराबर तरीके से नहीं मिली हुई लोगों को, ठीक है। इवन दो हमारे इंडिया में रिसोर्सेज हैं सब चीज़ों के, बट स्टिल वो रिसोर्सेज ढंग से नहीं लग रहे हैं, ठीक है। पुअर लोग आज भी ऐसे हैं जिनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, बीमार हैं तो वो बेचारे बीमार ही रह पाते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। डेमोक्रेसी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के लिए गवर्नमेंट काम करे, सरकार काम करे, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, हाउसिंग प्रोवाइड करने में, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने में, ठीक है, वाटर फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करने में, तो हर कोई चाहता है कि यार सरकार ये सब काम करे। अब क्योंकि इस चैप्टर में हेल्थ के ऊपर बात की, तो हेल्थ में उन्होंने बताया हेल्थ क्या होता है। हेल्थ होता है कि एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, इवन मेंटल हेल्थ भी यहाँ पे आ जाती है कि हम लोग बीमार ना रहें, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से, ठीक है। इंडिया में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा और फैसिलिटीज़ नहीं है। रिसोर्सेज हमारे पास है, बट वो रिसोर्सेज ढंग से बट नहीं पा रहे, गवर्नमेंट उस तरीके से उसको एलोकेट नहीं करा पा रहा है। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा आ गए हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह इतने ज़्यादा आ गए हैं कि आजकल हॉस्पिटल जाना ही डिफ़िकल्ट हो गया लोगों के लिए, क्योंकि फ़ीस लगती है डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फ़ीस, तो अफोर्डेबल ही नहीं बचा है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए प्रॉपर। आज भी आप देखोगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग्स वगैरह अच्छे से नहीं होती, अगर होती भी है तो इवन रिपोर्ट्स में बहुत डिले होता है, 3-3 दिन लग जाते हैं नॉर्मल रिपोर्ट्स आने में भी, ब्लड टेस्ट आने में भी, तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट लोगों का रुक जाता है। लेबॉरेटरीज़ होना बहुत ज़रूरी है, एम्बुलेंस सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है, ब्लड बैंक्स होना बहुत ज़रूरी है। आज भी लोगों को खून नहीं मिलता है, आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर भी किस तरीके से ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की कमी आई थी, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि ढंग से केयर वगैरह हो तो उसके लिए ये सारे सामान एसेंशियल्स हैं, होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स। अब ये फैसिलिटीज़ चलाने के लिए डॉक्टर्स भी तो चाहिए, हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, ठीक है, डॉक्टर्स चाहिए, और बहुत हेल्थ प्रोफेशनल्स भी चाहिए जो एडवाइस कर सके, डायग्नोज कर सके। बट आज के टाइम पे आप देखेंगे कि ज़्यादातर डॉक्टर्स को सोचते हैं कि यार अब्रॉड जाके ही करें, क्योंकि वहाँ से पैसा बहुत आता है, राइट। इंडिया में रुकते ही नहीं है लोग, तो वही है कि काफ़ी चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स वगैरह की। तो वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स, दीज फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। इंडिया के पास लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल है, बट कंट्री हैज़ ऑल्सो कंसिडरेबल एक्सपीरियंस भी है कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चलाए। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाता है। बट ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स मतलब होता है कि हमारे पास जो चीज़ है फिर भी उस चीज़ की कमी है। मतलब जैसे जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। जैसे हमने बोला कि हमारे पास हॉस्पिटल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी है, सब कुछ फैसिलिटीज़ है, बट स्टिल लोगों के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। तो ये तो पैराडॉक्स हो गया ना यार, होने के बाद भी नहीं है, ठीक है। कि डिस्पाइट हैविंग प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी वी आर हैविंग पुअर हेल्थ सिचुएशंस, कि आज भी पुअर हेल्थ सिचुएशंस हैं। अब पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आपने देखा होगा, समझाया हुआ है। तो पब्लिक के बारे में देख लेते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होता है? एक चेन है हेल्थ सेंटर्स का और हॉस्पिटल्स का जो सरकार चलाती है। ये फैसिलिटीज़ जो है सब पब्लिक के लिए, कोई भी हो, चाहे रिच हो चाहे गरीब हो,
रिच हो चाहे पुअर, सबके लिए पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल है। रूरल एरियाज़ में भी होता है, अर्बन एरियाज़ में भी होता है, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल द काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जैसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, कॉमन इलनेस से लेके स्पेशल सर्विस तक की चीज़ें देते हैं। ठीक है, विलेज लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है, गांव में क्या होता है, हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे नर्स होते हैं यूजुअली, और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं। ठीक है, गांव में क्या होता है, विलेज लेवल में नर्स होते हैं और विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं। ठीक है, इनको ये ट्रेंड होते हैं इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस वगैरह, जो कॉमन बीमारी चलती रहती है उन सब में ट्रेंड होते हैं। एंड ऑल्सो दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुपरविजन के अंदर काम करते रहते हैं डॉक्टर्स के साथ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जो सुपरवाइज करते हैं सारे हेल्थ सेंटर्स। रिसोर्सेज नीड टू रन दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी। अब ये पैसा जो भी रिसोर्सेज चाहिए हॉस्पिटल में लगाने के लिए, वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा आता है जो सरकार, जो हम लोग पैसा देते हैं गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जो भी पब्लिक पैसा दे रही है गवर्नमेंट को टैक्सेस के फॉर्म में, वो पैसा सरकार हेल्थ सेक्टर्स में लगाता है, इवन अलग अलग सेक्टर्स में लगाते हैं, नॉट जस्ट हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हम बोलते हैं। आपने बजट में देखा होगा, बजट में किस तरीके से पैसा बटा जाता है कि आधा इस सेक्टर्स में, आधा इसमें डिफेंस में। ठीक है, इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज या तो फ्री में मिलती है या फिर बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाता है गवर्नमेंट में, सो दैट इवन पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। एक्शंस भी लेते हैं, इवन कोई डिसीज़ अगर फैल गई, टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, क्लोरेरिया, डायरिया, चिकनगुनिया को लेके भी ये लोग एक्शंस लेते हैं। ठीक है, कौन, गवर्नमेंट लेता है विद द हेल्प ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, की सरकार की ड्यूटी है कि इंश्योर करना कि लोगों के पास वेलफेयर हो एंड टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की सबके पास पहुँचे। गवर्नमेंट को सेफगार्ड करना चाहिए कि राइट टू लाइफ हर एक पर्सन के पास राइट है, तो उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह मिलती रहनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट किसी बंदे को, किसी भी पर्सन को, इसका मतलब कि उसको उसकी लाइफ का प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, इंक्लूडिंग अगर एमरजेंसी सिचुएशंस में भी है तो उसको ट्रीटमेंट मिले, कोई हॉस्पिटल मना ना करे। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। ठीक है, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग, एक रिपोर्ट में अकॉर्डिंग ये आया कि मोर देन 1 मिलियन चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, बच्चे एक्चुअली मरते हैं इन इंडिया में फ्रॉम प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस। ठीक है, इसी तरह प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जिसमें ये बताया कि आजकल पब्लिक तो है ही, पब्लिक हॉस्पिटल्स वगैरह, बट आजकल लोग प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह काफ़ी खोल लेते हैं, कंसल्टेशन फीस जिसमें वो रख लेते हैं। हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्टर जो बैठते हैं वो घर में अपने क्लिनिक खोल लेते हैं, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। इन द रूरल एरियाज़ वन फाइंड, जैसे रूरल एरियाज़ में हमें मिलता है इसके नाम पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मिलते हैं, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होते हैं। लेबॉरेटरीज़ होती है आजकल, मेडिकल शॉप्स, नर्सिंग होम्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ है जो ऑफकोर्स ये बात है गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, पेशेंट्स को यहाँ पे बहुत पैसे देना पड़ता है कोई भी सर्विसेज के लिए वो जो यूज़ करते हैं। तो क्या हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, क्या सबके पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बराबर है, क्या सबके पास अवेलेबल है? तो इस पर तो आप भी सोच सकते हैं कि आपको लग रहा है कि यार हेल्थ केयर और इक्वालिटी, क्या ऐसा हो रहा है कि हर किसी को हेल्थ केयर मिल रही है? नहीं मिल रही, पुअर सेक्शंस तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर प्राइवेट सर्विसेज आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बल्कि पब्लिक सर्विसेज इतनी नहीं बढ़ रही है। अर्बन एरियाज़ में ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखाएं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट डॉक्टर्स, और इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी गवर्नमेंट। एंड ऑल्सो कई बार तो मेडिसिन भी बहुत महंगी मिलती है कि लोग इवन अफोर्ड भी नहीं कर पाते, कई बार तो लोग बोरो करना पड़ता है लोगों को पैसा दवाइयाँ खरीदने के लिए भी। ठीक है, बट ऐसा बोलने को मिलता है कि कुछ प्राइवेट सर्विसेज हैं जो इनकरेज करती है इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस कमाने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना, कमाने का धंधा है, इसमें बेमतलब की दवाइयाँ ऐड कर देना, बेमतलब की चीज़ें देना जिससे कि लोग और लें पैसा, पैसा ज़्यादा कमा पाए। वो बुला देते हैं कि 5 दिन बाद फिर दिखाने आ जाना, फिर कंसल्टेशन फ़ीस लेना, तो इस तरीके की चीज़ें करी जाती हैं, इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस। एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव भी दिए, इनएक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव मतलब कोई और ऑल्टरनेटिव भी दिया जा सकता है, बट फिर भी वो लोग नहीं देते हैं। कुछ सेलिन इंजेक्शन मेडिसिन वगैरह दे देते हैं जो इवन नीड भी ना हो। इवन अगर ये डेटा भी निकल के आए कि बेरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन है जो अफोर्ड कर सकती है मेडिसिन ड्यूरिंग एन इलनेस। आधे लोग तो बेचारे दवाइयाँ लेते ही नहीं है, दिखा के छोड़ देते हैं क्योंकि इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी कि 40% ऑफ द लोग जो है ना एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में किसी इलनेस या किसी इंजरी की वजह से, उनको बोरो करना पड़ता है पैसा, या फिर वो कुछ ना कुछ अपनी पोजीशंस, कोई भी चीज़ अपनी बेच पाते हैं, बेचना पड़ जाता है उनको अपने एक्सपेंसेस उठाने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे हॉस्पिटल के चार्जेस ही इतने होते हैं। तो 40% लोग ऐसे हैं जो एडमिट होते हैं, उसमें से आधे लोग 40% लोग क्या करते हैं, पैसा को बोरो करते हैं किसी से। फॉर दोज हु आर पुअर, जो लोग गरीब हैं, एवरी इलनेस इन द फैमिली
इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस, कि अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता है गरीब लोगों को तो उनको बहुत दिक्कत आती है कि यार कैसे इलाज कराएंगे, क्योंकि और आप देखेंगे ज़्यादातर जो पुअर्स होते हैं वो अंडर नरिश होते हैं, इवन उनके पास बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं होती, बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें नहीं होती, जैसे पानी की प्रॉब्लम, हाउसिंग अच्छी नहीं होती, सराउंडिंग क्लियर नहीं होता, एंड देयरफॉर दे आर मोर लाइकली टू फॉल इल। समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कई बार ऐसा होता है पैसों की बात नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि अवेलेबिलिटी भी नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जैसे गाँव में आप देखेंगे लोगों के पास पैसा तो है बट ईजिली हॉस्पिटल वहाँ अवेलेबल नहीं होते, तो उनको कहीं ना कहीं ट्रैवल बहुत दूर करना पड़ रहा है, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो कई बार सिर्फ पैसा नहीं, कई बार और भी चीज़ें होती है। इवन आप देखेंगे कई जगहों पर तो वुमेन की हेल्थ को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। उनको ऐसा माना जाता है कि नहीं यार बीमारी तो आप घर में दवाई ले लो ठीक हो जाओगी, बल्कि मेन का वहीं अगर कोई मेन बीमार हो जाए तो उनको दिखाया जाता है, तो ये भी एक चीज़ है। और इवन ये भी देखा गया है जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे बहुत कम हेल्थ सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे भी इतने मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होती, तो उनको भी बहुत दिक्कत होती है ट्राइबल एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हो सकता है आपको नहीं समझ आया हो, आपने देखा हो एक पिक्चर में दे रखा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देखिए हमारे पास ना कुछ गोल्स हैं हमारे, कुछ आप ऐसे कह दीजिए इंडिया के कुछ गोल्स हैं या कंट्री के कुछ गोल्स हैं, ठीक है, सस्टेन करने, मतलब गोल्स अचीव करने हैं देश की भलाई के लिए। तो उसमें कुछ आपके 18-17 के आसपास कुछ गोल्स होते हैं। तो उसमें से 3rd नंबर का जो गोल है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कि हर एक सिटीज़न का राइट है कि उसे अच्छी हेल्थ और अच्छे वेलबींग मिले, ठीक है। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये गोल्स का हालांकि मैं प्रोलीप सीरीज़ में कवर करूँगी, जिसमें कि जो जिस सीरीज़ में है ना आपको उसी सीरीज़ में याद करना ज़रूरी बन जाता है। इसको आप गोल 3 को गोल 5 में नहीं लिख सकते, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि गोल 3 है क्लीन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट्स बोलता है कि हर एक फिजिशियन एज फार एज पॉसिबल उनको डिस्क्राइब बताने चाहिए, जेनरिक नेम्स मतलब जो भी नाम है दवाई का प्रॉपरली बताना चाहिए, एंड जो भी इंसान दवाई ले रहा है उसके पास भी पूरा का पूरा हक है कि वो दवाई का नाम वगैरह पूछे कि प्रिस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखी गई है। हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक इम्यूनिटीज़, हेल्थ डिपेंड करता है कि आपकी बेसिक इम्यूनिटीज़ कैसी है, आपका पानी आपके घर में कैसा आ रहा है, आपकी ड्रिंकिंग सराउंडिंग कैसी है, ये सब चीज़ों पे आपकी हेल्थ डिपेंड करती है, इवन सोशल कंडीशंस पे भी, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, की कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट ऐसा कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि यार लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ना चाहिए लोगों में, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, और पब्लिक हेल्थ भी इंप्रूव होनी चाहिए, जिससे कि लोग हैप्पी रहे, जिससे कि SDG गोल 3 अचीव हुए, ठीक है। अब आपने एक देखी होगी ग्लॉसरी के अंदर एक टर्म है मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट वो टूरिस्ट होते हैं जिसमें फॉरेनर्स क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाके मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कंट्री में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिल रही है और सस्ता भी मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू देयर कंट्री। उनकी कंट्री में एक्सपेंसिव है, तो बाहर आके कोई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ ही अचीव कर रहे हैं कम कॉस्ट में, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होता है आपको पता होगा, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि एक ऐसी बीमारी जो मतलब कोई भी एक ऐसी डिसीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैल जाए अलग अलग तरीके से, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू, एयर के थ्रू, ठीक है। OPD क्या होता है, OPD होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो कई बार इमरजेंसी में हम लोग दिखाने जाते हैं ना, तो जहाँ पे सबसे पहले लोगों को ले के जाया जाता है, मतलब किसी एडमिट करने से पहले आपको कहीं पे जहाँ लेके जा रहे हैं वो होता है OPD, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स मतलब कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सनल बिहेवियर, ठीक है, कि मेरे क्या प्रिंसिपल्स है जिस वजह से कि मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ, इट इज़ एथिक्स, ओके। SDG गोल 6 के बारे में भी दे रखा था। SDG गोल 6 से हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को लेके, तो यानी कि हमारे पास SDG गोल 3 क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग को लेके, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यहाँ पे आप इसको मार्क कर लीजिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और SDG गोल 6 है हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, और ये है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो फिनिश होता है, बट अभी हमारी एक प्रोलीप सीरीज़ आप देखेंगे जिसमें आपको एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगी जो आपने लॉज और स्कीम वाला फर्स्ट चैप्टर में देखा था, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आज हम लॉज का डिस्कस करेंगे, देन कल हम वापस स्कीम के साथ मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, तो कल मिलते हैं सुबह नेक्स्ट टारगेट के साथ।